नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज हम आपको बताने चाहते हैं एक ऐसी खबर जिससे आपको ये पता लगेगा कि आज हमारा सिस्टम, हमारा समाज और यहां तक कि जो सच दिखाने का दावा करने वाला मीडिया किस प्रकार से आज कार्य कर रहा है। जी हां, इस विषय में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमेशा जरूरी ये नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वही के वही सारी बातें सच हों। कई बार खबरों में भी भ्रामक खेल भी हो जाते हैं जिसमें उन खबरों के मायने ही पूरे पूरे बदल जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से खबरों में ही अतिरेक हो जाता है और उन खबरों का फिर समाज पर क्या असर पड़ता है, ये भी आपको पता लगेगा हमारे इसी कार्यक्रम के द्वारा। आज हम आपको एक खबर के भीतर की खबर बताना चाहते हैं जिसमें कैसे मीडिया की भ्रामक खबरों से समाज में अफरा तफरी मच गई। जी हां, एक सड़क दुर्घटना के मामले को जब गैंग रेप में बदल कर दिखाया गया और किस प्रकार से समाज में उस बात को लेकर कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, उस बारे से हम आपको बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम के द्वारा। जिसके बाद जनता का गुस्सा भी भड़का। ये जो घटना हुई एक महिला की थी, असम की एक महिला जो कि सड़क दुर्घटना में मारी गई थी, उसको किस प्रकार से गैंग रेप बताकर मीडिया ने काफी उछाला और बाद में इस बात को लेकर जब मीडिया के इस ट्रायलों को देखकर जनता का गुस्सा भड़का तो जनता ने इसका भरसक विरोध भी किया। और यहां तक कि नहीं, जनता ने इस बात को, जबकि दिल्ली गैंगरेप से इस गैंगरेप को जोड़ डाला और जनता ने तथा कुछ समाज के लोगों ने और कुछ संगठनों ने भी इसका भरपूर विरोध किया। महिला आयोग ने भी इस घटना को गैंगरेप दिल्ली की घटना से जोड़कर बता दिया। जी हां, ये बात है आसाम के लखीमपुर में 22 नवंबर की। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई और इस बात को 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई और उस महिला की इस बात को कितना हाईलाइट करके दिखाया गया। मीडिया ने इसको गैंगरेप बताते हुए समाज में किस तरीके से उछाला और बाद में ये बात जब खुलकर सामने आई तो पता लगा कि ये गैंगरेप था ही नहीं। जी हां, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तक के इस्तीफे मांग लिए गए और पुलिस वालों को भी के बड़े बड़े आला अफसरों के इस्तीफे मीडिया चैनलों पर मांगे गए। परंतु इस बात का जब मेडिकल रिपोर्ट हुआ, उस महिला की मेडिकल टेस्ट सामने आती है तो ना ही ये गैंगरेप था और ना ही किसी प्रकार का कोई अत्याचार हुआ था। वो लड़की की सड़क दुर्घटना में सहज ही मृत्यु हुई थी और उस बात को लेकर कितना बढ़ा चढ़ाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। ये बात एक निजी चैनल ने दिखाई जिससे कि जनता के सामने सच्चाई भी आई। एक और खबर आपको दिखाते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा सिस्टम, हमारा समाज और कई बार हम ये भी कहेंगे कि मीडिया भी कैसे काम करता है। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि जो दिख रहा हो वही सच हो। कई बार खबरों के साथ खेल भी हो जाता है और उनके मायने बदल जाते हैं। आज हम आपको एक खबर के अंदर की खबर बताते हैं जिसमें एक सड़क दुर्घटना का मामला गैंग रेप के केस में बदल गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का, विरोध प्रदर्शन हुए, बंद हुए, लेकिन आखिर में सच कुछ और ही निकला। आसाम के लखीमपुर में 22 नवंबर को एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिली। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मरने वाली महिला का नाम संगीता शर्मा था। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि संगीता को अगवा करके पहले उसका गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने गैंगरेप और मर्डर का केस दर्ज कर लिया। ये खबर मीडिया में आई तो लोकल स्टूडेंट यूनियन और महिला संगठनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। यहां तक कि महिला आयोग ने भी इस घटना को 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप जैसी घटना बता दिया। लेकिन जब संगीता की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो साफ हो गया कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। और फिर पुलिस के सामने 2 युवक आए जिन्होंने बताया कि महिला की मौत चलते हुए टेम्पो से गिरने की वजह से हुई थी और ये दोनों व्यक्ति उसी टेम्पो में मौजूद थे जिसमें संगीता सवार थी और ये दोनों ने संगीता को उस टेम्पो से गिरते हुए, घायल होते हुए देखा था। दोनों चश्मदीदों ने कहा कि वो इतने वक्त तक इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें अपने फंस जाने का डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लगा क्योंकि महिला को अब इस पूरे मामले को गैंग रेप का रंग दे दिया गया था और अगर वो पुलिस के सामने आए तो लोग सोचेंगे और पुलिस भी उन्हें गैंग रेप के मामले में फंसा देगी। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी टेम्पो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया।
इस तरह जो मौत एक सड़क दुर्घटना थी उसे गैंगरेप और मर्डर मान लिया गया। लेकिन अब सच सामने आ गया है तो असम पुलिस ने अपनी सफाई दी और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिए। Every newspaper has a responsibility. So without verifying, you see, they can wait for a one day. You see, don't make any news very sensationalized. Making a sensationalized news create a lot of problem. You see, it create a mistrust. You see, and then also, you see, bringing the situation to normalcy. I tell you, it was a very simple case of road accident where a lady, while getting down from the auto rickshaw, she tripped and her head collided with some hard thing. And the postmortem report, eyewitness, everything corroborate that it's a simple case of road accident. और जब ये घटना हुई उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन होने लगे तो मीडिया में भी ये खबर आई और मीडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने पुलिस अफसरों के इस्तीफे मांग लिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे मांग लिए, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, स्टूडियो में बड़े बड़े मेहमानों और एक्सपर्ट्स के साथ इस पर डिबेट्स हुए और कहा गया कि इस खबर पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हम तक भी बहुत सारे लोगों ने पहुंचने की कोशिश की और मुझे याद है जब ये खबर हमने नहीं दिखाई थी डीएनए में तो देश में भी बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि आप ये खबर डीएनए में क्यों नहीं दिखाते, इतनी बड़ी खबर हो गई असम में और आप नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो रही थी और इसीलिए आज आपको ये खबर दिखाना जरूरी था। ये खबर उन लोगों पर सवाल उठाती है जो सच को जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, उस सिस्टम की पोल भी खोलती है जो एक दुर्घटना के मामले को गैंगरेप और मर्डर का मामला बना देते हैं क्योंकि इससे उनकी दुकानें चलती हैं और मीडिया की भी पोल खुलती है। अगर हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ले तो हमारा सिस्टम बहुत हद तक सुधर जाएगा। इस बारे में असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी का कहना था कि मीडिया को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज समझनी चाहिए, खबरों को खबरों के तरीके से दिखाना चाहिए। मीडिया खबरें दिखाने से पहले खबरों को एक बार वेरीफाई अवश्य करे, ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़कर उसको बदनाम करने का भरसक प्रयास कर दिया जाए और बाद में वही बात झूठी निकले। इसलिए एक बार वेरिफिकेशन कर लेना जरूरी है। आज भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, सच दिखाने का दावा करने वाला मीडिया ही यदि खबरों को इस प्रकार से भ्रामक तरीके से फैलाएगा तो समाज में सनसनी फैलाने का काम तथा देश को तोड़ने का काम तो नहीं कहीं मीडिया कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया का आज समाज के प्रति एक दायित्व है। यदि मीडिया अपने दायित्व को भूलकर किसी के भी पीछे पड़कर इस प्रकार के झूठे अनर्गल इल्जामों को लगाएगा तो उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी हां, वहीं हम दूसरी ओर बात करें कि आज मीडिया में संत आशाराम जी बापू को लेकर भी ऐसे ही भ्रामक प्रचार फैलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में संत आशाराम जी बापू का छात्रा गुरुकुल है, वहां की एक लड़की के द्वारा एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया, परंतु उस मामले को लेकर इतना मीडिया ने तूल दे दिया है कि आज संत आशाराम जी बापू को कारावास जोधपुर में रखा हुआ है। संत आशाराम जी बापू आज जबकि निर्दोष होते हुए जेल में हैं, इस बात को लेकर जनता में काफी आक्रोश है और आज जनता ये जानना चाहती है कि सच क्या है। आज वहीं छिंदवाड़ा के उस छात्रा गुरुकुल को इस प्रकार से दिखाया गया कि मानो वहां पर संत आशाराम जी बापू के दबाव में आकर लड़कियां आत्महत्या कर रही हो। मीडिया चैनलों ने तो इस बात का दावा तक कर डाला कि 20 लड़कियों ने वहां आत्महत्या कर ली और 927 वहां से छोड़कर भाग गई। परंतु जब बात वहां पर महिला पुलिस द्वारा जांच की गई और बात खुलकर सामने आई तो क्या पता लगता है कि वहां पर आज तक कभी कोई आत्महत्या हुई ही नहीं थी और ना ही कभी कोई लड़की वहां से छोड़कर भागी थी। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सभी महिलाओं को आशाराम जी बापू की रखेल बता दिया जाता है। किस प्रकार से उनके गलत संबंध संत आशाराम जी बापू के साथ जोड़कर बता दिए जाते हैं। महिला आश्रम की महिलाओं को भी संत आशाराम जी बापू के लिए पिरोसा जाने वाला बताया जाता है और किस प्रकार से उनके गलत संबंध संत आशाराम जी बापू के साथ बताकर किस प्रकार से सनसनी फैलाई जाती है आज मीडिया में। तो क्या मीडिया का यही उत्तरदायित्व है कि समाज को गुमराह करे? इस बारे में जब महिला आयोग द्वारा संत आशाराम जी आश्रम साबरमती महिला आश्रम में जांच की गई तो कोई भी इस प्रकार की घटना कभी हुई ही नहीं थी।
जी हां, जब महिला आयोग द्वारा जांच की जाती और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं पाई जाती तो क्यों आज संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व संत श्री आशाराम जी आश्रम मोटेरा में जांच की गई थी। कुछ पुलिस जांच के नाम पर आई थी और यहां पर जांच हुई, परंतु उस जांच के अंतर्गत न जाने मीडिया को कहां से एक खिड़की की छोटी सी जो खिड़की है जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए रखी गई है, उस छोटी सी खिड़की की जो स्नैप दिखाकर मीडिया ने उसको गुप्त भोयरा बता डाला, गुप्त गुफाएं बता डाली तथा उसके अंदर होने वाले कितने सारे रिमांड और क्या क्या उस बातों को तूल देकर दिखाया गया। परंतु बाद में जब वही बात खुलकर सामने आई तो पता लगा केवल 2.5 फुट की एक छोटी सी खिड़की थी जिसके अंदर से एक छोटी बिल्ली भी नहीं पसार हो सकती, और उसको गुफा बनाकर सारे ही मीडिया ने मानो भेड़ चाल की तरह समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर मीडिया द्वारा त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी को लेकर काफी उछाला गया। संत आशाराम जी बापू को कभी महिला वैद्य के लिए और कभी त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी के लिए काफी भरचक बदनाम करने का प्रयास किया गया। वहीं संत आशाराम जी बापू को पिछले 13 वर्षों से एक बीमारी से गुजर रहे हैं जो कि त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी है। इस बीमारी को मीडिया द्वारा एक सिरे से नकार दिया गया। मीडिया ने यह कहा कि इस नाम की बीमारी कोई होती ही नहीं है, और न जाने कुछ झोला छाप वैद्यों को लाकर भी ये बताया गया कि आयुर्वेद में इस नाम की कोई बीमारी ही नहीं है। परंतु वहीं संत आशाराम जी बापू द्वारा कोर्ट ने जब आयुर्वेदिक तरीके से संत आशाराम जी बापू का इलाज करवाना स्वीकार कर लिया, तब बात ये खुलकर सामने आई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के रमेश जो कि वहां के वैद्य हैं, उन्होंने जब इस प्रकार की जांच करी तब उन्होंने बताया कि त्रिनाड़ी शूल नामक बीमारी होती है और आयुर्वेद में इसको त्रिशिखा भी कहा जाता है। संत आशाराम जी बापू को 5वीं नाड़ी अर्थात 12 नाड़ियां शरीर की जो बताई गई जिनमें ये बीमारी का होने का अंदेशा रहता है, उसमें से 5वीं नाड़ी में संत आशाराम जी बापू को काफ़ी सूजन भी पाई गई है, जो कि खान पान की तथा जीवन में नित्य कर्म की अनियमितता के कारण, शरीर में थकान के कारण ये बीमारी होती है। आज संत आशाराम जी बापू को ये बीमारी काफ़ी तीव्र मात्रा में थी, इसका दर्द भी असहनीय बताया गया है। आज एक बात करें कि जिस प्रकार से मीडिया द्वारा अनर्गल कुप्रचार करके संत आशाराम जी बापू तक आयुर्वेदिक दवा नहीं पहुंचने दी गई, आयुर्वेदिक वैद्य नहीं पहुंचने दिए गए, यदि संत आशाराम जी बापू को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचती तो क्या मीडिया उसकी भरपाई कर पाता? आज जिस प्रकार से वैद्यों का द्वारा भी और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निष्णांत वैद्यों ने इस बात का खुलासा किया है कि संत आशाराम जी बापू पिछले 13 वर्षों से इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तो इस बारे में मीडिया ने दिखाना उचित क्यों नहीं समझा? जैसे शारीरिक पीड़ा में मानव जो भी पीड़ा सहन कर सकता है, उस सब पीड़ाओं से ट्राइजेरिया, उत्तरी नाड़ी की पीड़ा आखिरी पीड़ा है, उसको भी मैंने देख लिया। बीमारी के बाद हुई, अभी थोड़े दिन पहले फिर से हुई, तो उस पीड़ा को भी मैंने देख लिया। मनुष्य शरीर में जो पीड़ा की पराकाष्ठा होती है उसको भी देख लिया। माइग्रेन की बीमारी, सिर के दर्द की, वो कोई माना नहीं रहती ट्राइजेरिया की पीड़ा के आगे। ट्राइजेमिनल न्यूरालिजिया आदि अंग्रेजी जो भी नाम, त्रिनाड़ी दोष जो होता है, अधिक बोलने से प्राण शक्ति ऊपर आ जाती है और उत्तरी नाड़ी में वायु प्रकोप होता है, और कभी कभी तो जरा सा यहाँ होठ को हाथ लगाए तो बस जैसे आपके घाव पर किसी ने तलवार ठोक दी हो, ऐसी पीड़ा होती। कुछ खाएं, मुंह खोले, पानी पिए, दातुन करे तो ऐसा लगे। कभी कभी तो अपने आप ऐसे झटके आते थे, लेकिन गुरु की प्रसादी ने, गुरु के ज्ञान ने दिखाया कि ये आ रहे, इसको पीड़ा हो रही, शरीर को हो रही, मन इसमें कभी कभी हिल जाता है। मैं इतना पीड़ित नहीं होता था, तो पीड़ा को ज्यादा रहने का अवसर नहीं मिला। फिर भी कभी कभी एकदम गर्म में से ठंडे में चले जाते, रात्रि का उजागरा हो जाता है, अथवा पश्चिम की हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती। तो हम इस बार मेरठ में रात रहे आश्रम में और थके थे, सोए, तो पश्चिम की हवा
कि खिड़की खुली थी और वहीं पंखा लगा था, बहुत गर्मी थी। तो फिर वो शुरू हो गया। हरिद्वार जाते जाते तो तौबा हो गई। फिर कुछ दिन हरिद्वार में एकांत में रहे, उसके बाद जो कुछ करना था किया, अब वो कंट्रोल में। तो ये ऐसा है कि कभी भी उठ सकता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि धनशंकर जी वैद्यराज हैं अहमदाबाद के जी। और बापूजी को जो तकलीफ है उसके बारे में मेरे पास उनके धनशंकर जी राधवेद की रिपोर्ट भी है। उन्होंने लिखा है कि अनंत व्याधि है, और इसके साथ डॉक्टर जिगल सोनी ने भी बताया है। किस तरीके की बीमारी की बात की? ये जो बीमारी है ये है एलोपैथी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, इसको कहते हैं। और ये एक नाड़ी है जिसकी 3 शाखाएं होती है, और इसलिए त्रिनाड़ी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अनंतवात कहा है। तो अति भ्रमण से, अति परिश्रम, अति बोलने से जो इसका दर्द होता है बहुत ज्यादा, लेकिन और साईं जी, सहनीय जोधपुर दर्द। जेल ने जो मेडिकल कराया था उसमें न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकायदा बापू को पूरी तरह फिट करार दिया गया था। तो फिर इन डॉक्टरों से पूछा जाए। जी हाँ, सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार के द्वारा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।